हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिए, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कंट्रोल के बारे में इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप्स कर लिए कि भाई प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, तो क्या क्या स्टेप्स एग्जैक्टली फॉलो करने होंगे। ठीक है, चलिए अभी आज हमें इस लेक्चर में करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे डिस्टिंग्विश हमें दिया हुआ है बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। सो प्लानिंग हमने देखा, प्लानिंग सबसे पहले करना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई काम शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले हम प्लानिंग करते हैं। उसी तरीके से बिफोर प्रोडक्शन जो शुरू हो रहा है उसके पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है। उसके स्टेप्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। सेम वैसे ही कंट्रोलिंग भी पढ़ा था। अभी कंट्रोलिंग में क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया है, प्रोडक्शन एक्चुअल एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, उस समय कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएगी, चेक की जाएगी कि भाई हमने जो स्टैंडर्ड क्वालिटी सोची थी वैसे प्रोडक्ट बना है या नहीं, जैसे हमने जितनी क्वांटिटी सोची थी उस हिसाब से बन रहा है या नहीं, कॉस्ट को चेक किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाएगी, जिसे हम कहेंगे कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अभी उन दोनों के बीच का हम डिस्टिंग्विश करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है मीनिंग का। So meaning production planning, it refers to deciding in advance what, when, how much and how to produce. प्लानिंग का हमें मीनिंग पता है। प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या चीज़ें हम डिसाइड करने वाले हैं एडवांस में, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन के रिलेटेड लिखना है कि भाई व्हाट, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, वो हो जाएगा इसका मीनिंग। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल का मीनिंग हम देखते हैं। सो इट रिफर्स टू मॉनिटरिंग। मेन वर्ड यहाँ पे आएगा मॉनिटरिंग, यानी कि चेक करना। मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड करेक्टिव स्टेप्स आर टेकन इफ देयर आर डेविएशंस। यानी कि हम चेक करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन को किसके साथ? विथ प्लानिंग। प्लानिंग में जो चीज़ें हमने डिसाइड की थी उसके साथ हम देखेंगे। अगर कुछ डिफरेंस यानी कि डेविएशन आ रहा है तो फिर उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं, उसे कहेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन प्लानिंग पहले होगा, कंट्रोलिंग बाद में होना है। कंट्रोलिंग तो पहले कर नहीं सकते। ठीक है, प्लानिंग नहीं किया, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो फिर कैसे कंट्रोलिंग करेंगे? सो इट प्रीसीड्स प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल के पहले होगा ये। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस। सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस रहेगा प्रोडक्शन प्लानिंग। नाउ इट फॉलोज, कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोल की, तो इट फॉलोज प्रोडक्शन प्लानिंग एज इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान टारगेट्स। प्लानिंग को यहाँ पे फॉलो करना है एंड चेक करना है। ठीक है, इसके लिए ये प्रोसेस बाद में आ रही है, आफ्टर प्लानिंग। सो इट फॉलोज प्रोडक्शन प्लानिंग एज इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान टारगेट। कंट्रोलिंग में क्या करना है? जो प्लानिंग किया हुआ था उसे फॉलो करना है एंड उसके बाद उसे मॉनिटर करना है कि कोई डिफरेंस है या नहीं, डेविएशन है या नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड स्टेप, सीक्वेंस। थर्ड वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप्स की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में स्टेप्स पढ़े थे, तो उसमें से प्लानिंग में कौन से आते हैं? रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। रूटिंग यानी कि हम एक पाथ डिसाइड करेंगे। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन में जो भी जितने भी प्रोसेसेस है, ऑपरेशंस है, या हम कहें एक्टिविटीज़ है, तो सबका हम पाथ देखेंगे, किसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं जहाँ पे काम जल्दी हो सके, क्वालिटी अच्छी मिल सके एंड कॉस्ट कम हो सके, वैसा पाथ हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग यानी हम टाइम डिसाइड करेंगे, स्टार्ट टाइम क्या रहेगा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका, एंड एंड टाइम क्या रहेगा। सॉरी,
एक्टिविटी कब शुरू होनी है एंड कब ख़त्म होनी है, तो उसे हम कहेंगे शेड्यूलिंग करना, यानी कि टाइम टेबल बनाना। तो ये दो चीज़ें आएगी अंडर प्लानिंग। अभी कंट्रोल की बात करते हैं हम, तो कंट्रोलिंग में आएगा डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप। डिस्पैचिंग का मीनिंग हमने किया था इन डिटेल। डिस्पैचिंग यानी काम को असाइन करना, ठीक है, जो एक्चुअल काम करने वाले हैं उन लोगों को काम असाइन करना एंड उसके बाद फॉलो अप करना, यानी कि चेक करना कि एज़ पर प्लान टारगेट्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात आ गई अंडर फॉलो अप, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स हो गए कंट्रोल के अंदर, डिस्पैचिंग, फॉलो अप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशंस। Operations, so production planning determines sequence of operations, sequence of production operation. Operations यानी अभी कोई भी हम कहे प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे हमने कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले रहे थे लास्ट लेक्चर में, काफ़ी सारे ऑपरेशंस है उसके अंदर, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, डिज़ाइनिंग है, रॉ मटेरियल लाना है, पार्ट्स बनाने हैं, असेंबल करना है, कलरिंग है, टेस्टिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस ऑपरेशन की सीक्वेंस यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। जबकि कंट्रोल की बात करें तो इट इंश्योर्स दैट ऑपरेशंस टेक प्लेस एज पर द प्लान। यहाँ पे क्या करना है, इंश्योर करना है, चेक करना है कि एज पर प्लानिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन शेड्यूल्स। प्रोडक्शन शेड्यूल्स, so it is concerned with preparation of production schedules. of course planning में हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ शेड्यूल को बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, फिर से इंश्योर करना है, it ensures that the production take place as per schedules। यहाँ पे हम कंट्रोल में काम ही क्या कर रहे हैं, चेक करने का, मॉनिटर करने का। तो यहाँ पे शेड्यूल्स बन गए हैं एंड यहाँ पे चेक करना है कि एज पर शेड्यूल काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ क्वालिटी की बात करेंगे तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिसाइड्स द प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाएंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी जब प्रोडक्ट बन रहा है तो कंपनी एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेगी, ठीक है। जैसे हम कहें ये स्क्रीन भी जब बना होगा, प्रोड्यूस हुआ होगा, तो उस समय कंपनी ने एक अच्छी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया होगा कि उसके बाद अभी जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जितनी भी स्क्रीन्स बन रही है, वो उसी स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही बननी चाहिए, उससे कम नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ क्वालिटी डिसाइड की जाएगी। जबकि यहाँ पे कंट्रोल में इट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ एज पर द स्टैंडर्ड। यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो हमने डिसाइड किया था उस क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया नहीं बना। नाउ नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात करें तो इट एस्टिमेट्स द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पे एस्टिमेट निकाला जाएगा रिसोर्सेज के लिए कि जैसे हम कहें कार बनानी है तो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे, मटेरियल चाहिए होगा, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का एस्टिमेट बनाया जाएगा, ठीक है, सोचा जाएगा फ्यूचर के बारे में कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। नाउ कंट्रोलिंग में इट पुट्स द रिसोर्सेज इनटू यूज़। सबसे पहले तो रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इंश्योर करना है, सबसे पहले रिसोर्सेज को यूज़ में लेना है, दूसरा इंश्योर करना है। क्या चीज़ इंश्योर करनी है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ ऑप्टिमम यूज़? ऑप्टिमम यूज़ यानी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ हो विदाउट वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, दैट इज़ ऑप्टिमम यूज़। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ सुपरविजन। सुपरविजन की बात है यहाँ पे। नाउ देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट of actual supervision as actual production does not take place at this stage। यहाँ पे सुपरविजन की बात ही नहीं आती ना, अभी तो सिर्फ यहाँ पे प्लानिंग ही हो रहा है। जैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, शेड्यूल्स बना रहे हैं, तो अब उस समय चेक करने की तो बात आती ही नहीं है। एक्चुअल में तो अभी हमने पढ़ाई की ही नहीं है, बाकी है, ठीक है, अभी सिर्फ प्लानिंग ही हो रहा है। एंड जब यहाँ पे हम बात करें सो एक्चुअल सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड एज इट इन्वॉल्व्स
द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया है, उसे हमें चेक करना है, तो यहाँ पे सुपरविजन की ज़रूरत होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट्स। टारगेट्स की अगर हम बात करें, सो प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स। इस स्टेज में हम प्लान कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं इन एडवांस व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि हम यहाँ पे टारगेट्स सेट कर रहे हैं। ठीक है, सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स। यहाँ पे इट इज़ कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट्स। यहाँ पे टारगेट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे टारगेट्स एंड उसके बाद चेक किए जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट इज वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। वर्कर की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो प्लानिंग में कितना होगा, कंट्रोलिंग में कितना होगा। तो यहाँ पे there is least workers involvement as routing and scheduling is mainly decided by managers. yes, प्लानिंग हमेशा ही कौन करेगा, जो टॉप लेवल पे रहेंगे, हायर लेवल पे रहेंगे, वही करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर ही होगा जो प्लानिंग करेगा। जो एक्चुअल में लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में। जहाँ पे रूटिंग होने वाला है, शेड्यूलिंग होने वाला है, वहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पे बात करें कंट्रोल में, तो इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट वर्कर इन्वॉल्वमेंट एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा वर्कर का। क्यों होगा? क्योंकि उन्हें ही एक्चुअल प्रोडक्शन का काम करना है, एक्चुअल में रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, इनपुट को कन्वर्ट करना है आउटपुट में। तो यहाँ पे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। जब उनके काम को चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, और अगर डेविएशन आता है तो भी फिर उन्हें ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा वर्कर्स का, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लिया प्लानिंग कंट्रोल एंड प्रोडक्शन कंट्रोल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग दोनों का। अभी नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल दिया हुआ है फॉर रेफरेंस। अभी स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दोनों ही हमने एक्सप्लेनेशन इन डिटेल किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप इसे रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम हमने पढ़ा कि हम प्रोडक्शन किसे कहेंगे, इनपुट को या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है आउटपुट में। हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कभी ना कभी प्रोडक्शन हुई है, प्रोड्यूस हुई है, तभी जाके हम यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे हम कंप्यूटर्स कहे या स्क्रीन कहे, हम पेन यूज़ करते हैं, बुक है, हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, एनीथिंग प्रोडक्शन हुआ है उन चीज़ों का, तब जाके कंज्यूमर के लिए वो चीज़ें यूज़ करना पॉसिबल हुआ है। इनपुट लिया होगा, उस पर कन्वर्जन प्रोसेस हुआ होगा एंड आउटपुट क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तब जाके वो फिनिश गुड्स यूज़ कर पा रहा है कस्टमर्स। अभी ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कहें कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, सोप है, शैम्पू है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, एंड व्हीकल्स है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। एफएमसीजी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स बहुत लेते हैं फटाफट से। व्हीकल्स की बात करें तो कभी कभार ही लिया जाता है, टेलीविज़न है, एसी है, हम बार बार नहीं लेते। फूड प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी रेगुलरली लिया जाता है। सो अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम स्टडी करना है कि किन किन सिस्टम से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसे हम कहें फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है और व्हीकल बनाया जाता है, तो भाई दोनों के सिस्टम अलग अलग होंगे।
ठीक है, तो वो क्या क्या सिस्टम रहते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नाउ सबसे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है वो हम देखते हैं। सो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच products are produced for use or for consumption। क्या है प्रोडक्शन? एक तरह का प्रोसेस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनते हैं, फिनिश गुड्स बनता है जिसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं। नाउ अ टिपिकल प्रोडक्शन सिस्टम comprises of three main components: input, conversion process and output। ठीक है, हम टिपिकली प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो हम ये तीन चीज़ें कह सकते हैं कि इनपुट रहता है, उसको कन्वर्जन प्रोसेस उस पर किया जाता है एंड आउटपुट बन जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। नाउ इनपुट, कन्वर्जन प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, पहला है इनपुट, कन्वर्ट हुआ एंड आउटपुट बन गया। नाउ इनपुट, सबसे पहले इनपुट का एक्सप्लेनेशन दिया है उन लोगों ने। व्हाट इज इनपुट? द इनपुट इंक्लूड्स मटीरियल्स, मशीन्स, मैन आवर्स, components or parts, drawings, instructions and other paperwork। इन सारी चीज़ों को हम इनपुट कह सकते हैं। कन्वर्जन प्रोसेस करने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। मटेरियल सबसे पहले तो चाहिए होगा, मशीन्स भी चाहिए होंगे, कुछ पार्ट्स चाहिए होंगे, ड्राइंग्स चाहिए होगा, इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे, अदर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम कहें कोई टेलर है, कोई ड्रेस बना रहा है या कोई शर्ट बना रहा है तो ऑफ कोर्स उसे मशीन चाहिए होगा, मटेरियल भी चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, अदर मटेरियल्स चाहिए होंगे। इंस्ट्रक्शंस, कस्टमर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंस्ट्रक्शन चाहिए। ड्राइंग्स, डिज़ाइंस चाहिए होंगे, सारी चीज़ें चाहिए होगी, तब जाके कन्वर्जन प्रोसेस होगा एंड आउटपुट बनेगा। तो ये बात होगा इनपुट्स की। Now next is conversion process। Conversion process it includes operations। प्रोसेस होगा यहाँ पे, ऑपरेशंस, एक्टिविटीज़ होंगी। अब वो मैनुअल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं या केमिकल भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ठीक है, मैनुअल भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ पेंटिंग्स की बात करें या हैंडमेड काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। जैसे हम कहें हम घर में पानी भरते हैं, वो मटका है तो वो भी हैंडमेड हो सकता है। ठीक है, तो मैनुअल ऑपरेशंस, मशीन यूज़ करके या केमिकल कोई प्रोसेस हुआ है वैसे भी आउटपुट्स बन सकते हैं। ठीक है, वो भी प्रोसेस हो सकता है। सो नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स supporting activities that assist the conversion activities such as। conversion process में supporting activities कौन कौन सी होगी? so production planning and control, planning करना ज़रूरी है, control करना ज़रूरी है। procurement of raw material, receipt, storage and issue of materials, inspection of parts and in process, testing of products, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, टेस्टिंग होना, वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए, ये मेन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। हमने कहा कि कोई टेलर है वो कपड़े सिल रहा है तो ये मेन एक्टिविटी नहीं है, वो मशीन पे सिलेगा, वो मेन प्रोसेस है उसका। लेकिन ये सारी सपोर्टिंग एक्टिविटी होगी, रॉ मटेरियल लाना, स्टोर करना, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सारी सपोर्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। नाउ ये अभी बात की हमने कन्वर्जन प्रोसेस की। नेक्स्ट इज आउटपुट। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इंक्लूड्स फिनिश प्रोडक्ट्स, पार्ट्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीज़ें आउटपुट हो सकती है। फिनिश प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसे हम कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, कुछ पार्ट्स हो सकते हैं या फिर सर्विसेज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम होटल में गए और हमने कोई सर्विस यूज़ किया तो वो भी आउटपुट में आ सकता है। Now the combination of operations stated above employed to produce goods and services is known as production system. Now a production system therefore is a group of subsystem
Each subsystem performs a distinct function. However, the subsystems are interrelated and unified to achieve the production objective. ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी हमने उनको, वो सारी कनेक्टेड है, ठीक है. इनपुट, कन्वर्जन प्रोसेस, आउटपुट सब कनेक्टेड है. सब सारी चीज़ें साथ में आएंगी तब जाके हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है. कंज्यूमर को आउटपुट मिलेगा, फिनिश गुड्स मिलेगा. सो नाउ यहाँ पे ये चीज़ें हमने पढ़ी. अभी आगे देखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में क्या कहा है. नाउ अ प्रोडक्शन सिस्टम इज अ सब सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इंक्लूड्स ऑल फंक्शन रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन, डेवलप, डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस अ प्रोडक्ट. नाउ देयरफॉर there are various production system depending on certain factors. अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम होंगे. अब वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हमने आगे बात की. जैसे हम कहें फूड प्रोडक्ट है या व्हीकल है, तो दोनों के प्रोडक्शन सिस्टम अलग होंगे. नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, नेचर ऑफ डिमांड. डिमांड कितनी है प्रोडक्ट के लिए, सामने ज़्यादा है, कम है, कितनी डिमांड है. प्लांट कैपेसिटी. डिमांड तो भले कितनी भी हो, सामने हमारी प्लांट कैपेसिटी कितनी है. प्लांट कैपेसिटी यानी हमारे पास कितने मशीन्स है, कितने एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जगह कितनी है, हम कितने प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है. प्लांट कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी क्या है. नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है. कस्टमर ऑर्डर्स और रिक्वायरमेंट. कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है. एंड दूसरा डिलीवरी लीड टाइम. प्रोडक्ट डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा कंज्यूमर को. कंज्यूमर का ऑर्डर आया, उसके बाद वो ऑर्डर प्रोसेस होगा और डिलीवर होगा कंज्यूमर को, तो डिलीवरी लीड टाइम. ये सारी ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा प्रोडक्शन सिस्टम. So now production system can be broadly divided into two groups. दो ग्रुप में रहेगा प्रोडक्शन सिस्टम. अभी दो ग्रुप कौन से बनाए गए हैं, इंटरमिनेंट एंड दूसरा रहेगा कंटिन्यूअस. इंटरमिनेंट सिस्टम्स एंड कंटिन्यूअस. अभी एक कंटिन्यूअस का मीनिंग तो समझ जाएगा. कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यू प्रोडक्शन हो ही रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस. इंटरमिनेंट की बात करें तो जो कंटिन्यूअस नहीं है, इर्रेगुलर उसे हम कह सकते हैं, तो उसे कहेंगे इंटरमिनेंट सिस्टम. अभी इसके अंदर भी हमें ये चीज़ें डिटेल में हमें पढ़नी है. सो इंटरमिनेंट में 3 पार्ट किए हैं उन लोगों ने. बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन. 3 तरीक़ों से प्रोडक्शन होता है अंडर इंटरमिनेंट सिस्टम. बैच रहेगा, जॉब रहेगा एंड प्रोसेस होगा. एंड यहाँ पे कंटिन्यूअस में मास प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन. यहाँ पे 2 पार्ट है, ठीक है. अभी हम शुरुआत करेंगे इंटरमिनेंट सिस्टम से. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ इंटरमिनेंट सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, IPS. अभी इंटरमिनेंट यानी कि जिसकी सप्लाई कंटिन्यू नहीं करनी है, ठीक है, इर्रेगुलर रहेगी जिसकी सप्लाई, उसे हम कहेंगे इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू सप्लाई टू द कस्टमर एज पर देयर ऑर्डर्स. जो दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस सप्लाई, वहाँ पे कैसा है, कंज्यूमर की डिमांड को, कंज्यूमर के ऑर्डर आएंगे, उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन नहीं होगा. प्रोडक्शन होते जाएगा, कस्टमर्स लेते जाएंगे. वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होगा, इसीलिए वो इर्रेगुलर है. यहाँ पे इर्रेगुलर प्रोडक्शन है, ठीक है. मान लो 2 महीने हुआ, फिर वापस से स्टॉप हुआ है. कुछ हम कहें सीजनल प्रोडक्ट जो रहते हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम है. कस्टमर्स के कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस किया जाएगा. कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है. सो इन दिस सिस्टम द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू सप्लाई द कस्टमर्स एज पर देयर ऑर्डर्स. इन दिस केस देयर इज इंटरमिनेंट फ्लो ऑफ मटीरियल्स अंडर इंटरमिनेंट प्रोडक्शन.
The production facilities are flexible to handle a wide variety of product and sizes. प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो भी होगी, यानी कि जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, उन्हें कैसा रखा जाएगा? फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, क्योंकि एज़ पर ऑर्डर ऑफ द कस्टमर प्रोड्यूस करना है. नाउ टू हैंडल अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एंड साइजेस. वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड कर सकते हैं, अलग अलग साइजेस के, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप किया जाएगा. Now the main characteristics are IPS are flexible to suit production varieties. Next, machines and equipments are laid out by process. Third is most items are produced in small quantities. ज़्यादा करके चीज़ें small quantity में बनाई जाएगी. ठीक है. Now next is there is need for proper sequencing of operations due to variety of orders which makes routing and scheduling operations elaborate and complex. सेम तरह के ऑर्डर नहीं आ रहे कस्टमर के पास से, अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स आ रहे हैं. ठीक है. मान लो इस विंटर सीजन में अलग टाइप के कपड़ों की डिमांड थी, नेक्स्ट विंटर में अलग डिमांड है, अलग अलग चेंज हो रहा है. ठीक है. तो सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशंस जो होगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर रूटिंग की ज़रूरत होगी. नाउ नेक्स्ट इज हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट. हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे. क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं, सिमिलर तरह के प्रोडक्ट हमेशा नहीं बन रहे हैं. यहाँ पे फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर्स ज़रूरी होंगे. नाउ नेक्स्ट इज इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज लार्ज. गुड इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. ऑफकोर्स इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा, क्योंकि डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना है. नाउ रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स and technology to produce variety of items. Now generally general purpose machines are used. Mostly यहाँ पे machines कैसे use होंगे? जनरल पर्पस मशीन्स, यानी कि जो मशीन्स अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे मशीन्स. स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो वैसे मशीन यहाँ पे मोस्टली यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है. अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती है वैसे, इसलिए यहाँ पे जनरल पर्पस मशीन को यूज़ किया जाता है. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट. नाउ द टाइप्स ऑफ इनटर्मिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम आर ब्रीफली एक्सप्लेन एज फॉर. तभी इनटर्मिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम के कितने टाइप है? 3 टाइप हमने देखे ऊपर, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन डिटेल. तो सबसे पहला है यहाँ पे बैच प्रोडक्शन. बैच प्रोडक्शन यानी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बैच में बनाए जाते हैं. ठीक है. हम भी काफ़ी सारे जो FMCG प्रोडक्ट का है या और प्रोडक्ट्स, हम वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी डिटेल अगर हम पढ़े, हम जो पढ़ते हैं कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कहाँ पे प्रोडक्ट बना है, तो उस समय हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे बैच नंबर भी लिखा होता है. यानी कि कुछ हम कहें क्वांटिटी में एक साथ गुड्स बनेगा. कि जैसे हम कहें कि ये जो ट्यूशन्स वगैरह चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कैसे अलग अलग बैच बनाया जाता है थोड़े थोड़े स्टूडेंट का, वैसे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स भी बैच में बनेंगे. ठीक है. एक साथ कुछ जैसे हम बुक की बात करें, तो बुक जो बनती है तो वो भी बैच में बनती है. ठीक है. तो उसके पीछे भी हमें पढ़ने मिल सकता है बैच नंबर, यानी कि 1000 बुक प्रोड्यूस हो गई, 2000 प्रोड्यूस हो गई, जिनका बैच नंबर सेम रहेगा, एक साथ बनी है वो, उसे हम कहेंगे बैच प्रोडक्शन. सो बैच प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स रहेंगे. मतलब उस बैच में जितने भी चीज़ें बनी है वो सेम मटेरियल यूज़ किया गया है, सेम क्वालिटी की ही होगी. कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसी क्वालिटी का आपको मिलेगा. सो आइडेंटिकल आर्टिकल्स आइदर टू मीट अ स्पेसिफिक ऑर्डर और टू मीट अ कंटिन्यूअस डिमांड. अब ये जो बैच प्रोडक्शन है,
स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए भी हो सकता है, या फिर हम कहें कंटिन्यूस डिमांड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस मतलब कोई चीज़ें कंटिन्यूस, जैसे कि हम सोप की बात करें, कंटिन्यूस उसकी तो डिमांड आती ही रहती है, तो वो प्रोडक्ट भी बैच में बन सकता है। नाउ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल और लार्ज बैचेस, दोनों भी हो सकते हैं, स्मॉल बैचेस भी हो सकते हैं या फिर लार्ज भी हो सकते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज यूजफुल टू अ फर्म दैट मेक्स अ नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ऐसे फर्म को भी ये काम लग सकता है जो बहुत सारे, उन्होंने कहा है दैट मेक्स अ नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ सेम प्रोडक्ट। जैसे हम कहें कि कोई कंपनी शैम्पू बना रही है, ठीक है, तो वो अभी किड्स के लिए भी शैम्पू बना रही है, एल्डर्स के लिए भी शैम्पू बनता है। ठीक है, जैसे हमने हिमालय कंपनी की बात करें तो उसके बेबी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सोप की बात करें, हम शैम्पू की बात करें, बड़ों के लिए भी आते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उनके लिए ये बैच प्रोडक्शन सिस्टम काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ना। फॉर इंस्टेंस, बैच प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टूथपेस्ट, डिफरेंट साइजेस एंड वेरिएंट्स। यहाँ पे उन लोगों ने टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर कैन सेट वीकली बैचेस of production of each product according to the orders from the distributors और wholesaler और supermarkets। टूथपेस्ट के ऑर्डर्स, टूथपेस्ट का प्रोडक्शन बैचेस में हो सकता है। यहाँ पे उन लोगों ने वीकली बैचेस कहे हैं, एग्जाम्पल दिया है। बैचेस में प्रोडक्शन होगा जैसे जैसे डिमांड आ रही है सामने, कंज्यूमर से, होलसेलर से, सुपरमार्केट से। नाउ द सेम मशीनरी is used for each product, but the ingredients, packaging और sizes change for each batch as required। जो भी मशीन है, हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे कौन सा मशीन यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस मशीनरी यूज़ की जाती है। तो मशीनरी सेम रहेगी, खाली इंग्रेडिएंट्स अलग रहेंगे, पैकिंग अलग हो सकता है, साइजेस अलग हो सकते हैं। तो ये बात हुई बैच प्रोडक्शन की। अब यहाँ पे बैच प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर ओनली वंस, एक बार ही कोई चीज़ें प्रोडक्शन हुई, मान लो बुक प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन हुआ, एक ही बैच बना, ऐसे भी हो सकता है ओनली वंस। रिपीटेडली भी हो सकते हैं, एट इर्रेगुलर टाइम इंटरवल्स एज एंड व्हेन डिमांड अराइजेस। इर्रेगुलर टाइम पे भी रिपीट ऑर्डर आ सकते हैं, रिपीटेडली एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स टू सेटिस्फाई कंटिन्यूस डिमांड। रेगुलरली भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, बैच प्रोडक्शन के डिपेंड करता है। नाउ द आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड इन लॉट्स और बैचेस, अनलाइक जॉब टाइप वेयर वन आइटम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच प्रोडक्शन रन। नाउ इन बैच प्रोडक्शन अ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड into different operations. All operations of the product in one batch must be completed before the start of the next batch of the production. Yes, यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा है, बैचेस में जब प्रोडक्शन हो रहा है तो पूरे बैच का प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट बैच शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि एक बैच का प्रोडक्शन चालू है नेक्स्ट चालू कर दिया, वैसे नहीं, सारे ऑपरेशंस बैच, एक बैच के ख़त्म हो जाने हैं, उसके बाद ही दूसरा बैच शुरू हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल दिया उन लोगों ने। एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोडक्शन इंक्लूड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंक्स, पेंट्स, अधेसिव्स, FMCG प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में बैच प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द प्रोडक्शन इज जनरली अंडरटेकन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। द प्रोडक्ट्स आर स्टॉक टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। डिमांड को एंटिसिपेट करके प्रोड्यूस किया जाएगा। ऊपर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, सुपरमार्केट से ऑर्डर्स आएंगे, डिमांड जनरेट हो रही है तो वैसे प्रोडक्शन किया जाएगा। जनरल पर्पस मशीन्स एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट capable of performing variety operation with minimum setup times are installed। ये भी हमने पढ़ा, जनरल पर्पस मशीन यूज होगा
there is a need for proper production planning and control. Yes, production planning and control सही से करना होगा. Now next is batch production can be useful for small businesses who cannot afford to run continuous production lines. मोस्टली छोटे छोटे बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है बैचेस में गुड्स को बनाना. ठीक है, कंटिन्यूस ज़्यादा प्रोडक्शन वो लोग नहीं कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ सेटअप इज रिक्वायर्ड इन बैच प्रोडक्शन. द इक्विपमेंट एंड असेंबली सेटअप आर यूज्ड फॉर लिमिटेड नंबर of parts or assemblies and then changes are made to make a different product. जैसे कि मान लो एक बैच बन गया, सो नेक्स्ट में कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उस तरीके से ही फिर अलग मटेरियल यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट में, एंड काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अलग होंगी. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे उन लोगों ने बताई गई है. नाउ इन बैच प्रोडक्शन अ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑपरेशंस. All operations of product in one batch must be completed before start of next batch. कि एक बैच के सारे ऑपरेशंस ख़त्म कर देने हैं. Normally production planning and control is difficult due to the odd size and non-repetitive nature of order. प्लानिंग करना एंड कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि अलग अलग बैच के लिए अलग अलग प्लान करना पड़ेगा, अलग अलग कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स अलग अलग बन रहे हैं डिफरेंट बैच में. ठीक है, तो इसके लिए प्लानिंग भी अलग रहेगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस भी अलग रहेगा. सो नाउ नेक्स्ट इज लेबर शुड बी स्किल्ड इनफ टू वर्क अपॉन डिफरेंट प्रोडक्ट बैचेस. लेबर कैसे होनी चाहिए? स्किल्ड होनी चाहिए. वो ऊपर हमने पढ़ा था इंटरमिनेंट के मीनिंग में ही. चलिए, सो नाउ ये हमने पढ़ा बैच प्रोडक्शन के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज जॉब प्रोडक्शन. जॉब प्रोडक्शन, अभी हम ऐसे कह सकते हैं कि चलो कोई फैशन डिज़ाइनर है, उसे किसी कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई ड्रेस बनाना है. ठीक है, वो आएगा, एग्जाम्पल है, उसे हम कहेंगे जॉब प्रोडक्शन. वो उसके अंडर आ जाएगा. यानी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अलग से जॉब परफॉर्म करना है, कुछ काम करके देना है उस प्रोडक्ट पे. जॉब प्रोडक्शन. नाउ इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट्स आर मेड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर. द ऑर्डर मे बी प्रोड्यूस्ड ओनली वंस. एक बार ही हो सकता है वो ऑर्डर, या फिर एट इर्रेगुलर टाइम इंटरवल्स एंड व्हेन न्यू ऑर्डर इज रिसीव्ड, या फिर एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स टू सेटिस्फाई कंटिन्यूस डिमांड. जैसे हम कहें कि चलो कोई बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन करना है, ठीक है, तो वो डेकोरेशन भी क्या होगा, एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर है कंज्यूमर का, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही करके देना है, तो उसे भी हम कह सकते हैं जॉब प्रोडक्शन. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन इंक्लूड services rendered by repair shops, tailoring shop, manufacture of special purpose machine tools etc. ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर जॉब प्रोडक्शन. ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनेगा. नाउ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला है प्रोडक्शन इन स्मॉल लॉट्स, मे बी इवन 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. एक यूनिट भी हो सकता है प्रोडक्ट का. Now items are manufactured strictly as per customer specification. कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें बनेगी. जैसे ड्रेस बनाना है एज पर कस्टमर्स ऑर्डर, जैसे कस्टमर ने कहा है वैसे ही बनेगा. मेजरमेंट लेके उसने जो कपड़ा बोला है यूज़ करने, मटेरियल, कलर बोला है, एग्जैक्टली वैसे ही बनाना पड़ेगा. हाईली स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क. हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है. देयर इज disproportionate manufacturing cycle time. For instance, the time needed to design the product may exceed manufacturing time. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम जो रहेगा वो एक तो अलग अलग होगा सारे ही प्रोडक्ट के लिए.
ठीक है। और दूसरा उन लोगों ने कहा है डिज़ाइनिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। एंड नाउ द नेक्स्ट इज मटीरियल्स आर इंटेंडेड एंड परचेज्ड on receipt of orders, unlike in batch or mass production where material requirements are planned well in advance। कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म होगा, उसके बाद ही मटेरियल लाया जाएगा और प्रोडक्शन चालू होगा। ऐसा नहीं है कि डिमांड एंटिसिपेट करके प्रोडक्शन चालू आई, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। विद जॉब प्रोडक्शन अ सिंगल वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैंडल द कंप्लीट टास्क। फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग, a single person can handle the job of stitching the clothes। एक इंसान भी काम कर सकता है या ज़्यादा भी हो सकते हैं। Now next is the jobs can be on a small scale involving little or no technology। For example tailoring, painting, decorating homes, building, plumbing service etc। However jobs also can be complex requiring high technology। For example फिल्म प्रोडक्शन, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। नो टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी भी काम हो सकता है। टेलरिंग की जो हमने बात की, डेकोरेशन की वगैरह, पेंटिंग। एंड दूसरा जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो, जैसे उन लोगों ने कहा है फिल्म प्रोडक्शन, वहाँ पे टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी, तो वो भी जॉब प्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। नाउ प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डील विद द फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। यस, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं बार बार। जैसे हम डेकोरेशन होम्स के एग्जांपल ले, कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया है, बराबर है, हम वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही डेकोरेट करेंगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट चेंज भी तो हो सकती है। वो कहेगा चलो ये कलर नहीं वो कलर यूज़ करो वगैरह, चेंज हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो प्लानिंग कैसा करना है, फ्लेक्सिबल। शेड्यूल्स आर एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस सिस्टम as no definite data is available on the product। शेड्यूल हम यहाँ पे सही से नहीं बना पाएंगे क्योंकि चेंजेस काफ़ी सारे होंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज जनरली इन प्रोसेस इन्वेंट्री विल बी हाई एज एक्यूरेट प्लान्स एंड शेड्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इन प्रोसेस इन्वेंट्री ज़्यादा होगा यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास डिटेल अवेलेबल नहीं होती, एग्जैक्ट शेड्यूलिंग भी नहीं रहता। सो नाउ ये बात की हमने जॉब प्रोडक्शन की। लास्ट वन इज प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो नाउ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जैसे कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन की हम बात करें तो अब यहाँ पे इन दिस केस अ सिंगल असाइनमेंट, देखो सिंगल असाइनमेंट ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट्स इज अंडरटेकन। एक ही असाइनमेंट एक टाइम पे लिया जाएगा। नाउ जनरली द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन एस्टिमेटेड कॉस्ट। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर आर ऑलवेज डिलेज in completion of projects and therefore cost overrun। most of the time इसमें प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में डिलेस होते ही है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है, ओवररन होती। किन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ को जो पैसे देने पड़ते हैं, सैलरीज वगैरह, वो बढ़ जाएगा, रेंट बढ़ जाएगा, वो कॉस्ट बढ़ती रहती है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आती है अंडर प्रोजेक्ट। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट यूनिफॉर्म। जनरली रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट इन बिगिनिंग इज लो which gradually picks up as the project advances and then slows down at the completion stage of project। रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम सिमिलर ही रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, जैसे बैच प्रोडक्शन में होता था वैसे नहीं। बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है तो एवरी मंथ रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी या एवरी ईयर रिक्वायरमेंट चेंज होगी। स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड एट ईच ऑपरेशनल स्टेज। स्टोरेज चाहिए होगा। क्लोज इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड
एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन करना होगा क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली। इंस्पेक्शन सही से नहीं हुआ तो बाद में हम चेंजेस नहीं कर सकते। एट द completion of the project, the resources such as machines and man are redeployed elsewhere in other project। जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, काम हो जाता है, तो एम्प्लॉय को दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एजेंसीज each performing specialized task। For instance, in case of building construction, different agencies may be involved such as architects for preparing blueprint, painting, contractors, material suppliers, plumbing contractor, etc. Coordination of agencies is important as tasks are interrelated। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली, तो काफ़ी सारे और भी कंपनीज़ या एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व होती है जो अलग अलग काम करेगी। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है तो पेंटिंग का काम किसी एजेंसी का है, डिज़ाइनिंग का काम किसी का है, ठीक है, आर्किटेक्ट कोई है, मटेरियल कोई सप्लाई कर रहा है, मशीन कोई देगा, वगैरह वगैरह। और सबके काम कैसे रहेंगे? इंटर रिलेटेड। नाउ ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, डिलेस मे टेक प्लेस इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। द रिजल्ट इन कॉस्ट ओवररन। मोस्टली डिले होता है एंड कॉस्ट बढ़ जाती है। Routing and scheduling changes with fresh orders. Proper control measures such as inspection is required at each stage of production। Routing and scheduling हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है, शेड्यूलिंग टाइम टेबल भी हमेशा ही बदलता रहेगा। Now next is projects face personal problem। पर्सनल प्रॉब्लम यानी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है प्रोजेक्ट्स में। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं या फिर जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एज द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेसेस देयर इज़ ऑफन नीड फॉर एडिशनल एम्प्लॉयज़। द एम्प्लॉयज़ मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर यूनिट और हायर्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। Therefore, such employees may have limited interest in the project। एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि काम ख़त्म हो जाएगा तो हमें और दूसरी जगह भेजा जाएगा, सो उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता। There is definite time period of the project। Generally, every project has a definite start time and completion time। Definite time period एक डिसाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी डिलेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम पढ़े, उसके 3 टाइप्स हमने देख लिए। ना नेक्स्ट हमें देखना है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करना। बाय।